जब आप इस किताब के 232 पन्नों से गुजरेंगे तो वो सारी अपेक्षाएं ये किताब पूरी करेगी जिसका कोई भी प्रोफेसर मनोरंजन जी जैसा एक सुधीर नागरिक अपेक्षा रखता है। वो इस किताब को पढ़ते हुए महसूस करेगा कि ये किताब उसे निभाती है। एक मुल्क भूगोल के नक्शे पर खींच दी गई लकीरों के बीच आने वाले जमीन के टुकड़े का नाम नहीं होता। राष्ट्र भूगोल से नहीं बनता, राष्ट्र उस भूगोल के भीतर आने वाले लोगों के समूह से बनता है जिनमें अलग भाषा, अलग पहचान, अलग संस्कृति, अलग तरह की विविधताएं हैं। फिर भी मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी और राकेश जी भी मंच पर हैं हिंदी साहित्य के, और हमारे तमाम और साथी भी हैं, अम्बुज जी भी हैं। हमारे एक निबंध है, राष्ट्र साझा सुख और साझा दुख से बनता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैं इसमें एक और चीज स्पष्ट कर दूं, साझा सुख थोड़ा कम भी हो चल जाएगा कि अगर जम्मू कश्मीर को खुशी मिले तो केरल खुश हो रहा है कि नहीं, लेकिन साझा दुख होना सबसे जरूरी है कि मणिपुर में आग लगे तो मगध तक उसकी तपन महसूस हो। ये दुख जोड़ता है, दुख महसूस कराता है कि आप एक हैं। इसलिए राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने, संविधान समिति के हमारे सदस्यों ने एक रास्ता सुझाया कि इस रास्ते अगर हम चलेंगे, जिसकी प्रस्तावना हमने पढ़ी, तब शायद हम सबका राष्ट्र बन जाएंगे। आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी ये महसूस करेगा कि ये उसका राष्ट्र है। उसके लिए आंकड़े और नीतियां बहुत जरूरी होता है। और ये आंकड़े और नीतियां मैं मनोरंजन सच कहूंगा, बस 2-4 मिनट में मैं खत्म ही कर रहा हूं। आपसे निवेदन है, जबकि आपको कहीं जाना है, कई बार फोन आ चुका, क्योंकि बात में बहुत समय दूंगा। उस राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया में पहली चीज ये होनी चाहिए कि अपनी बीमारी को कबूल कर लिया जाए। ये नहीं होना चाहिए कि आप असहज महसूस करें, डॉक्टर के पास जाएं, फिर वो कहे कि जांच होगी, एक्सरे होगा, फुल बॉडी चेकअप होगा, और जब रिपोर्ट आए कि किडनी फेल है और मरीज डॉक्टर पर चीख पड़े कि तुमने मेरी किडनी खराब कर दी, तब इलाज नहीं हो पाएगा। इस देश की एक बड़ी गहरी बीमारी थी। इस किताब के बारे में 1-2 बातें बस कहूंगा, बाकी विस्तार से इसमें लिखा हुआ। ये जो जाति है, इसे मैं बीमारी मानता हूं, और मैं ही नहीं, हजारों साल के इतिहास में हमारे तमाम राष्ट्र निर्माताओं ने माना। इस किताब का कवर देखेंगे तो एक सख्त इस्पात की ऐसी चीज जिसे वेल्डिंग करके नट बोल्ट लगा करके चलाया जा रहा है, ये स्वाभाविक नहीं है, ये असहज चीज है। इस बीमारी के लिए इलाज जरूरी है, जिसके जांच का नाम है जाति जनगणना। जाति जनगणना की किताब आपको बताएगी जाति जनगणना का अर्थ पता ही नहीं कि कुछ जातियों को ताकत पता चल जाए तो वो हिस्सा मांगना शुरू कर नहीं। जाति जनगणना का अर्थ केवल इतना है, हमारे बिहार के बड़े कवि हिंदी ने कहा कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न सबका सम हो। उन्होंने नर लिखा है वहां पे दिनकर जी ने, कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न सबका सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम। तो ये किताब या जाति जनगणना की मांग ये देश में इस सवाल को ले जाएगी कि किसी के पास बहुत ज्यादा और किसी के पास बिल्कुल नहीं। इस गैर बराबरी को पाटने के लिए जांच जरूरी है। जांच से बेहतर आंकड़े आएंगे, आंकड़ों से नीतियां बनेंगी, और जब ये जांच हो जाएगी तब ये जात से जमात, ऐसे कम्युनिटी हम डेवलप करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे जाति तोड़ो, एनिलेशन ऑफ कास्ट। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जाति तोड़ो जमात जोड़ो। हम सब जानते हैं दुनिया के बाकी देशों में जाति नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है। जब उसमें अधिकार लेने और देने की बात आती है तब कहा जाता है जाति नहीं है, दिखती नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि जब जरूरत होती है तो जाति दिख जाती है या दिखा दी जाती है। समतावादी समाज बनाने के लिए, न्यायप्रिय समाज बनाने के लिए ये जरूरी है कि सबको सबके हिस्से का हक मिले। आखिरी बात, जो कि वक्त बहुत हो गया और जो कि हम ही लेट थे तो हम ज्यादा वक्त बिल्कुल ले लेते, गुजारिश आपसे लेखक के बतौर नहीं कि मेरी किताब है इसलिए आप पढ़ें,
मैं एक विश्वविद्यालय में खड़ा हूं और मैं विश्वविद्यालय की अहमियत जानता हूं। इस विश्वविद्यालय की दीवारें रंगी पुती नहीं है। इस पे जितने ये लगे हैं ना, आप चलिए आइए दिल्ली, हम आपको दिखाते हैं विश्वविद्यालय कैसे होते हैं। यहाँ 4 एसी है और 100 लोग बैठ जाए, एसी काम नहीं करे। इमारतें जर्जर हो रही हैं, जो इनको रखरखाव होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लेकिन बड़ा खतरा विश्वविद्यालयों के ऊपर इमारतों का या बजट का नहीं है कि बजट नहीं मिल रहा है, प्रोफेसर जितने होने चाहिए नहीं है, शोधार्थी को लाइब्रेरी जैसी होनी चाहिए वो नहीं है, उनको रिसर्च के लिए जो चीजें चाहिए वो नहीं मिल रही। ये खतरा बड़ा खतरा नहीं है। बड़ा खतरा ये है कि सोचने समझने वाली जगहें खत्म की जा रही है, पढ़ने पढ़ाने वाली जगह खत्म की जा रही है। और हमको ये कहा जा रहा है कि तुम केवल अपने विषय पर बात करो, बाकी नेतागिरी मत करो। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय परिसर में खड़ा हूं, मैं 14 साल प्रोफेसर रहा, असिस्टेंट प्रोफेसर और वेड ऑफ बेसिस पे। लेकिन उस किताब में भी मैंने लिखा कि जैसे एक आखिरी में वो बात बता के जा रहा हूं कि कुम्हार जब चाक पर मिट्टी रखता है तो उसके पहले की प्रक्रिया ये है कि हर तरफ मिट्टी है, हर मिट्टी घड़ा बनने के सक्षम है, लेकिन हर मिट्टी घड़ा नहीं होती। हम थोड़े से लोग जो शिक्षा जगत तक पहुंच पाए, विद्यार्थी बने, प्रोफेसर बने या सोचने समझने वाले लोग हैं, हाथ में कलम किताब का मौका मिला, वो थोड़े से लोग हैं जो उस मिट्टी के समूह में से चाक पर आ गए, बाकी को तो मौका ही नहीं मिला। हम तो जिस इलाके से इमामगंज की तरफ से आ रहे हैं, पूरा का पूरा ट्रेन में लद करके जा रहा है, कहीं मजदूर बनने, कहीं कुछ बनने, और केवल यूपी बिहार का ही नहीं, पूरे देश में। ऐसे में विश्वविद्यालय रूपी 2 हाथ, एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय हमें मिला। कुम्हार के हाथ की तरह उस मिट्टी को उसने घड़े का आकार दिया, तब आकार बना। उस आकार के पहले उस मिट्टी का कोई मोल नहीं है, और उस आकार के बाद चाक से उठा करके जब वो धूप में थोड़ी सी सुखाई गई, तब उसे देखा गया कि ये उपयोग करने लायक है कि नहीं, तब भट्टी में जाएगी। मैं विश्वविद्यालय के भीतर इस चिंता को साझा करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि आज इस देश के ऊपर खतरा किसी एक हुकूमत, एक पार्टी, एक विचारधारा, एक नेता से नहीं है। खतरा आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर है कि आइडिया ऑफ इंडिया क्या होगा और उसको 50 साल बाद की पीढ़ी को कौन सा भारत हम सौंप कर जाएंगे। दिस इज द मेजर चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस। ये पार्टियां, नेता, चुनाव, ये सब विश्वविद्यालय में इस पे बात नहीं होगी, मैं कम से कम इतना जानता हूं। हम ये चाहते हैं 50 साल बाद, और 50 साल बाद जब विश्वविद्यालय सरकारी बर्बाद होंगे, और ये जो दीवारें आपको विश्वविद्यालय दिख रही हैं, आप देखिए प्राइवेट की चमकती हुई सेंट्रलाइज्ड एसी, चमचमाते हुए व्हाइट बोर्ड और चमचमाते चेहरों के क्लासरूम। हाँ, लेकिन भारत नहीं है, वो गरीब भारत नहीं है, वहां अमीर भारत। इस विश्वविद्यालय को मुझे हर हाथ में कलम किताब देखनी है, और इस चिंता के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि उस आइडिया ऑफ इंडिया को जिसमें समता और न्याय है, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर का विचार है, बुद्ध का विचार है, जिसमें सबको सबके हिस्से का बराबरी और हक अधिकार है, उस आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने का काम केवल कलम और किताब ही करेगी। और इस गुजारिश के साथ आप मेरी किताब न पढ़ें चल जाएगा, विश्वविद्यालय के भीतर खूब किताबें पढ़ें, अलग अलग विषयों पर छोटी छोटी गोष्ठी करें, उनमें से कभी मौका मिले तो इस किताब के 232 पन्ने पर जाइएगा। तमाम जो भ्रम आपके मन में फैलाए गए, झूठ फैलाया गया या अधूरी सूचनाएं फैलाई गई हैं, शायद ये किताब उसका मुकम्मल जवाब देगी और बेहतर दुनिया बनाएगी। आखिर में वक्त बहुत हो गया, ये बात कह के खत्म कर रहा हूं कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं। मैंने कहा ना कि हमारी उम्र के बहुत सारे लोग तो मजदूर बन गए था, हम थोड़े से लोग विश्वविद्यालय में हैं, तो क्यों ना हमको ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी निभानी है तो इस बात को समझें। केवल नौकरी पाने, डिग्री पाने के लिए नहीं, डिग्रियां कई बार फर्जी भी निकल जाती है, लेकिन चेतना, समझदारी, जागरूकता कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई साथी और ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बेहतर दूसरा कोई चारा नहीं। मैं अपने